Hello बच्चों, welcome to English with Pranav. My dear students, today I am going to start figures of speech. मैं आज figures of speech बताने वाला हूँ जो कि क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और 12th चाहे वो CBSE के हों, ICSE बोर्ड के हों और बिहार बोर्ड के हों और अदर बोर्ड्स के हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला सवाल बच्चों, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या? तो मैं बताऊं, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहला रिक्वेस्ट शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और उसके पहले यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी मेरा चैनल इंग्लिश विद प्रणव सब्सक्राइब करें और इसे खूब शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है मैं बताऊं। कोई भी जनरल सेंटेंस जो इंग्लिश लिटरेचर का होता है बच्चों, मेरे वर्ड्स को गौर से देखोगे। सेंटेंसेस तो हैं लेकिन वर्ड्स मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं, जैसे बोलते हैं क्या, यू आर अ हैंडसम बॉय। आपके लिए बोल रहे हैं यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर अ वेरी स्ट्रांग बॉय कर देते हैं, या यू आर अ हैंडसम बॉय करते हैं। ये नॉर्मल लग रहा है लेकिन आपका हम कंपैरिजन कर देते हैं, मान लेते हैं सलमान खान से, है ना, हैंडसम के लिए। तो यू आर द सलमान खान ऑफ माई क्लास, यू आर द सलमान खान ऑफ माई क्लास। वही बताना चाह रहे हैं कि आप सुंदर ही हो, लेकिन यू आर वेरी हैंडसम और एक है यू आर सलमान खान ऑफ द क्लास। बताइए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है, ज़्यादा मज़ेदार? यू आर सलमान खान ऑफ माई क्लास। तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच पता है क्या है? मेटाफर है। आप लोग खासकर 9, 10, 11, 12 के बच्चे जानते होंगे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, जैसे कि सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, रिपीटिशन, एलिट्रेशन, रिफ्रेन। तो कोई पूछेगा सबसे पहला सवाल बच्चों की फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या, तो आप क्या बताइएगा? सर, फिगर्स ऑफ स्पीच एक इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है जिसमें कोई भी सेंटेंस को ना इम्फैटिक बनाया जाता है। इम्फैटिक मतलब जोरदार, इफेक्टिव बनाया जाता है, बहुत ही प्रभावी और ब्यूटीफुल किया जाता है, उसको सुंदर किया जाता है। तो आइए सबसे पहले टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच में पहला एग्जाम्पल चलते हैं सिमली का। सिमली क्या है बच्चों? देखो, जब दो चीज़ में तुलना हो, जैसे एक लड़की का तुलना हो रहा है एक फेरी से परी से, तो उसमें यदि लाइक और एज यूज हो जाए ना बेटा, तो उसे समझ जाना सिमली है। फिर से मेरे डेफिनेशन को गौर से सुनोगे। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज यूज करके दो चीज में तुलना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चों, सुनना। मैं बोलता हूं क्या कि सी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज। भाई इतनी सुंदर है जैसे कि एक रोज होता है। तो बच्चों, सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज है, तो बताना एक लड़की का तुलना, सी का तुलना रोज से कर रहे हैं और उसमें लगा रहे हैं लाइक तो नहीं बट एज यूज हो रहा है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। तो कहीं ना कहीं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों? सिमली है। सिमली उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जिसमें लाइक और एज लगा हुआ रहे और दो चीज़ में कंपेयर हो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों मेटाफर। मेटाफर जरा समझते हैं। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना, बहुत आसानी से और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बार बार। सुनिएगा, मेटाफर किसको बोलते हैं? सिमली और मेटाफर में ना कुछ सिमिलैरिटी है, समानता है। क्या है? सिमली में भी दो चीज़ में तुलना हो रहा था, एक लड़की का सी का तुलना कर रहे थे रोज से, लेकिन एज और लाइक यूज हो रहा था बच्चों। मेटाफर में लाइक और एज नहीं यूज होता है, डायरेक्ट सी इज अ रोज, लाइक अ लॉयन नहीं रहेगा, ही इज अ लॉयन रहेगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ, ही इज लाइक अ लॉयन। लाइक और एज करके दे बेटा, तो उसे मान लेना क्या बच्चों? सिमली। और यदि ही इज अ लॉयन, देखो बिना कोई लाइक और एज करके दो चीज में तुलना, तो उसे मान लेना क्या बच्चों? मेटाफर। मैं उम्मीद करता हूँ मेटाफर आपको समझा पाया। फिर से बताते हैं, मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ तक क्लियर पता चल रहा है आप लोगों को? अगला चलते हैं, वो है पर्सनिफिकेशन। मेरी वर्ड्स को गौर से सुनोगे। जब भी कोई पर्सन का एक्टिविटी, किसका एक्टिविटी बच्चों? पर्सन का एक्टिविटी कोई नॉन लिविंग बीइंग्स करने लगे, जैसे कि पता है 2015 में जब मैं अपना क्लास करके वापस आ रहा था, तो शायद इट वाज 12th आफ्टरनून, 12 बज रहे थे।
तो एक भूकंप आई, तो हम एक एग्जांपल लिए, द अर्थ सुक द टेरर, सुक विद टेरर, पृथ्वी भय से कांपा, द अर्थ सुक, एस एच डबल ओ के, सुक मीन्स हिल गया, कांप गया, विद टेरर। बेटा पृथ्वी क्या भय से कांप सकता है, वो तो निर्जीव है। लेकिन सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, द अर्थ सुक विद टेरर, यस और नो। तो इसमें हम पृथ्वी को, अर्थ को कैसा दिखाई दे रहे हैं, कैसा रिलेट कर पा रहे हैं, पर्सन के जैसा, कि वो भय से कांपा, सेंटेंस भी सही है। तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों, वो होगा पर्सनिफिकेशन। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा सुनिएगा। मैं लेता हूँ, कभी कभार आपके घर के पास हवा तेज चलती है, तो दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आता है, लेकिन वो हवा से खटखटाया जाता है। तो होगा क्या, द एयर नॉक्ड माई डोर, हवा ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। भाई सच में खटखटाता है हवा, लेकिन आमतौर पर दरवाज़ा खटखटाने का काम तो क्या चीज़ का होता है बेटा, पर्सन का होता है। आ रही बात समझ में? लेकिन वहाँ पर एयर कर रहा है। तो जब एयर मतलब नॉन लिविंग थिंग पर्सन का एक्टिविटी करे, जैसे खटखटाना या डर के मारे हिलना, देखो ना, द बुक इज सेइंग समथिंग, किताबें कुछ कह रही, किताब का मुंह तो है नहीं जो बोलेगा, लेकिन तब भी सेंटेंस सही है, द बुक इज सेइंग समथिंग, कुछ कहना चाह रहा है। तो बच्चों बुक यहाँ पर नॉन लिविंग है, लेकिन पर्सन जैसा कहने का एक्टिविटी कर रहा है, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होगा क्या, पर्सनिफिकेशन। मेटानॉमी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। आमतौर पर किसी दो वर्ड्स का ऐसा यूज हो कि एक दूसरे वर्ड को नाम के लिए यूज किया जाए, जैसे द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो यहाँ पर पेन का मतलब क्या होता है, पेन नहीं होता बेटा, पेन का मतलब राइटर होता है, लेखक। और स्वॉर्ड का मतलब तलवार नहीं, जो एग्जैक्ट है तो वो तो तलवार ही होता है, पेन का मतलब पेन ही होता है, कलम होता है। बट पेन का मतलब यहाँ कलम नहीं, यहाँ पर राइटर को बता रहा है। और स्वॉर्ड का मतलब तलवार नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं किनको, योद्धा को। तो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब लेखक जो होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, किनसे बच्चों, स्वॉर्ड से, मतलब योद्धा से। अगला जो आमतौर पे इम्पोर्टेंट है, बस मैं इम्पोर्टेंट चूज करके बता रहा हूँ, वो है हाइपरबोल। आप बताइए, आप लोग कमेंट करना, तो मैं सारा को डिटेल से बताऊंगा, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाइपरबोल सुनिएगा। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा, और बोल तो ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट करने के लिए, एग्जैगरेटेड वे में। कोई सेंटेंस जो बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, ओवर स्टेटमेंट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, हाइपर बोल। आप एग्जाम्पल देखना जरा, द डैफोडिल्स एक पोएम है जिसमें विच हैज़ बिन कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो बताए थे 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, 10,000 फ्लावर्स को वो एक ही ग्लांस में देखें। भाई ये संभव है 10,000 एक ग्लांस में देख पाओ, नहीं, तो वो ज़्यादा बोल दिए, दैट इज़ हाइपरबोल। और एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपके प्रणव सर इतने ताकतवर हो गए कि उन्हें घमंड हो गया, और बोलेंगे क्या, कि मैं तो 10 बच्चों को या फिर मैं तो 15 लोगों को एक साथ फाइट में हरा सकता हूँ। भाई मुझे मारने लगेगा, तोड़ देगा मुझे मार करके, 5 आदमी मिल करके। मान लेते हैं एक और दो आपके प्रणव से लड़ जाएंगे, जीत भी सकते हैं, बट 5 मिल जाएगा तो तोड़ देंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि 10 लोग भी मुझे एक अकेले फाइट में नहीं हरा सकते। भाई ये ज़्यादा बोल दिए। इवन 10 पीपल टुगेदर कैनॉट डिफीट मी इन द फाइट। भाई ये हाइपरबोल हो गया। उम्मीद करते हैं हाइपरबोल आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आयरनी। मैं थोड़ा स्किप करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं पहले बता दूँ बच्चों, जो आमतौर पर पूछता है 10th 11th 12th 9th सभी के लिए। सबसे पहला है आयरनी क्या है बेटा। आयरनी और सार्काज्म दोनों एक है। आयरनी का मतलब व्यंग, कुछ ऐसा वर्ड बोलना जो उसका जो रियल मीनिंग होता है ना वो कुछ और ही रहेगा। मान लो कि एक बच्चा है जो कि पढ़ने में उतना तेज नहीं है, तो उसके लिए बोलेंगे द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो भाई उसका हम आयरनी कर रहे हैं ना, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मान लेते हैं कि इन्हीं का मैथ्स बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, उनको बोलेंगे योर मैथ्स इज़ वेरी गुड, सो गुड, सभी के सामने बेइज्जती करिएगा जब वो हिसाब नहीं बना पाए तो। व्हेन ही इज़ नॉट एबल टू सोल्व द सम यू जस्ट प्ले फन ऑफ हिम, तो क्या होगा वो कहीं ना कहीं आयरनी कहलाएगा ना। आ रही बात समझ में बच्चों, ठीक है। ये लिटोट्स ऑक्सीमोरन आमतौर पर नहीं पूछते हैं, हाँ क्लाइमेक्स पूछता है, सुनना। क्लाइमेक्स बोलता है कि जब कोई कम इम्पोर्टेंट वर्ड, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड बाद में, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाद में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड सेंटेंस के लास्ट में रहे, उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। ऐसे समझो, मूवीज देखते हो बेटा, फिल्म,
फिल्म जो होता है ना वो क्लाइमेक्स का ही द बेस्ट एग्जाम्पल है। फिल्म में क्या होता है, शुरू में नॉर्मल चीज़ दिखाता है, मिडिल ऑफ द फिल्म में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाता है, और लास्ट में तो हद कर देता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्लाइमेक्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। वो क्या बोलते थे, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। तो तीन वर्ड बोले, एक बोले आई केम, दूसरा वर्ड बोले आई सॉ, और तीसरा वर्ड बोले आई कंकर्ड। बेटा पहला वर्ड था केम, आना, नॉर्मल लगा। सॉ दूसरा वर्ड, देखना, नॉर्मल लगा, उससे ज़्यादा अच्छा लगा। और कंकर्ड मतलब जीत लेना, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स जो अरेंज होते हैं ना क्लाइमेक्स में बेटा, वो जिसमें नॉर्मल वर्ड पहले, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड उसके बाद, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे लास्ट में रखा जाता है। डेफिनेशन इंग्लिश में समझोगे तो क्लाइमेक्स इज अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ अ स्पीच इन विच द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज रिटन इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिटन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। अब बेटा एंटी क्लाइमेक्स है तो ये तो आसानी से समझ सकते हो, क्लाइमेक्स का उल्टा होता है एंटी क्लाइमेक्स। तो बोला क्लाइमेक्स में लिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कम इंपॉर्टेंट वर्ड शुरू में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लास्ट में। तो एंटी क्लाइमेक्स को उल्टा कर दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पहले रहेगा, और लिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बाद में रहेगा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं क्या, कि सचिन तेंदुलकर हिट्स अ सेंचुरी इन हिज फर्स्ट मैच, एंड इन हिज सेकेंड मैच ही गॉट आउट ऑन जीरो, दूसरे मैच में जीरो पर। तो पहला क्लाइमेक्स कर दिए, शतक मारा, और सेकेंड मैच में हमारे तेंदुलकर जी वो जीरो पर आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं बेटा ये क्या चीज़ को दर्शाता है, एंटी क्लाइमेक्स को दर्शाता है। बट मैं बता दूं, सॉरी टू से, बट सचिन तेंदुलकर बहुत ही बेहतरीन प्लेयर और गॉड हैं क्रिकेट के, मैं उनका फ़ैन हूँ, ठीक है। और ये आज के लिए लास्ट में बताने वाला हूँ, जो कि बार बार पूछता है एलिट्रेशन बच्चों। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन ना वर्ड का रिपीटिशन है, वर्ड का, खास करके वर्ड का नहीं, हम बोल सकते उसके लेटर का। कैसे? तो एक सेंटेंस में दो तीन वर्ड लगातार आए और उसका पहला लेटर मिल जाए सेम टू सेम, एप्ट, एलिट्रेशंस, आर्टफुल। तो कहीं ना कहीं ए और ए का रिपीटिशन है। ग्लिटरिंग थ्रू द ग्लूमी डे, तो ग्लिटरिंग में जी और ग्लू में जी। अब आप पूछ सकते हैं सर दो वर्ड लगातार आने चाहिए क्या? तो नहीं, एक ही सेंटेंस में बार बार पहला लेटर जी आ जाए या सेम लेटर आ जाए बार बार, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। फिर से सुनना, वेन, एग्जाम्पल मेरा, मैं खुद बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। वेन सॉफ्ट वॉज द सन, गौर से सुनना। वेन सॉफ्ट वॉज द सन, सी वॉज स्टैंडिंग एट द सी शोर। तो भाई सी शोर मैंने बोला, सी शोर, एस और एस का, वेन सॉफ्ट, इन द सॉफ्ट सन, सॉफ्ट सन। बेटा कहीं ना कहीं एस और एस का रिपीटिशन है, तो लेटर के रिपीटिशन को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक है रिपीटिशन होता है, मैं साथ ही साथ बता दूँ बेटा, उसमें वर्ड का रिपीटिशन होता है। जैसे डार्क डार्क, हाउ डार्क द नाइट वाज, तो जिसमें लेटर का रिपीटिशन हो, अक्षर, वो एलिट्रेशन। जिसमें वर्ड ही रिपीट हो, डार्क डार्क, हाउ डार्क द नाइट वाज, वो रिपीटिशन हो। और सेंटेंस रिपीट होने लगे उसको हम लोग रिफ्रेन बोलते हैं, REFRAIN। आ रही बात समझ में? जैसे एक 9th में चैप्टर है CBSE में पढ़ना, द ब्रुक, उसमें फॉर मेन में कम, मेरी बात को सुनोगे, ये ना लाइन से एक बहाना है, मेरी बात को सुनोगे ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है द ब्रुक चैप्टर का, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज किया गया ये पोएम है। तो एक लाइन था, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ को बताता है बच्चों? फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, एक ही पोएम में ये बार बार लाइन लगातार हर स्टेंजा में आ रहा था। तो सेंटेंस रिपीट होता है तो रिफ्रेन, और जब क्या रिपीट हो बच्चों? वर्ड रिपीट हो तो क्या होगा, उसको बोलेंगे, वर्ड रिपीट हो तो रिपीटिशन, और लेटर रिपीट हो तो आयरनी। मुझे उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पर इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।